Hello everyone, myself Abhishek Goyal. I completed my graduation from University of Delhi, Deshbandhu College, and I am a final year master's student of IIT ISM Dhanbad. I welcome you all to my new channel AG Chem. यहाँ मैं फिजिकल केमिस्ट्री का आपको सबसे बेसिक चैप्टर से स्टार्ट करूँगा। उससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि मैं कौन से टॉपिक्स कवर करूँगा, कैसे मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को। तो मैं सबसे पहले तो केमिस्ट्री तो बताऊँगा ही, और इसके साथ साथ मैं कॉमन मिस्टेक्स भी बताऊँगा जो कि आप लोग कर देते हो। नॉलेज होने के बाद भी वो मिस्टेक्स आप लोग करते हो जिसमें एंट्रेंस में हमारे 1-2 नंबर की वजह से एंट्रेंस नहीं क्वालिफाई कर पाते हो। मैं फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं बताऊंगा न्यूमेरिकल्स पोर्शन पे मैं बहुत ज़्यादा ध्यान दूंगा, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री न्यूमेरिकल्स के बिना हो ही नहीं पाती है। फिर मैं इंटरव्यू क्वेश्चंस आप लोग को बताऊंगा, हर टॉपिक जैसे जैसे मैं पढ़ाते जाऊंगा उससे क्या इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो मैं आप लोग को बताऊंगा। तो चलिए टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। इक्विलिब्रियम। केमिस्ट्री में हम 2 तरह का इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं। पहला तो होता है हमारा केमिकल, दूसरा होता है हमारा आयोनिक इक्विलिब्रियम। 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। पहले हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम से स्टार्ट करेंगे। तो केमिकल इक्विलिब्रियम से आप क्या समझते हो? तो केमिकल, इन 2 वर्ड्स को हम लोग तोड़ देंगे तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम अचीव्ड और एस्टैब्लिश्ड बिटवीन केमिकल रिएक्शंस। सपोज कीजिए हमारा कोई रिएक्टेंट है A प्लस B, कंबाइन करके कोई प्रोडक्ट हमें दे रहा है। आफ्टर सम टाइम क्या होगा, ये प्रोडक्ट भी कन्वर्ट होगा रिएक्टेंट में। अगर हम रिएक्टेंट की कन्वर्ट हो रहा है उस रेट को हम लोग अगर RF से लिखते हैं और प्रोडक्ट की जो कन्वर्जन रेट है उसे हम लोग RB से लिखते हैं, तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? इक्विलिब्रियम पे होता है, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये हमारी पहली कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम की। तो हम डिफाइन कर सकते हैं इक्विलिब्रियम को हम डिफाइन कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम इज अ पॉइंट एट विच और आफ्टर विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं। एक दूसरी कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम की कि हमारा जब इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाता है तो हमारी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की वो कांस्टेंट हो जाती है। तो एट इक्विलिब्रियम पहली कंडीशन तो ये होती है। दूसरी कंडीशन हम बोल सकते हैं कि हमारी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाती है। आप लोग यहाँ पे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाती है, बट यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाती है। अभी मैं एक एग्जाम्पल से आप लोग को समझाऊंगा, नोट करते चलिएगा, बहुत काम आएगा। मैं बहुत ब्रीफ में आप लोग को लिखवाऊंगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। समझ लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं और आपके फ्रेंड के पास 200 रुपए हैं। दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश है। अगर आप अपने फ्रेंड को 50 रुपए पर डे देते हो, अगर अपने फ्रेंड को 50 रुपए देते हो और आपका फ्रेंड भी आपको 50 रुपए पर डे देता है, तो देने की टेंडेंसी और लेने की टेंडेंसी इक्वल है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है। और एक चीज हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल नहीं है, बट कांस्टेंट है। हमेशा आपके पास 100 रुपए रहेंगे, उसके पास भी 200 रुपए रहेंगे। और हम लोग एक चीज और बोल सकते हैं कि ये जो हमारा इक्विलिब्रियम हो रहा है ये डायनामिक इन नेचर है। सपोज कीजिए कोई इक्विलिब्रियम अटेंड कर चुका है, तो ये मत समझिए कि वो वहां पे स्टॉप हो चुका है। अगर इक्विलिब्रियम अटेंड हो गया इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि रिएक्शन स्टॉप हो चुका है। इक्विलिब्रियम पे भी रिएक्शन चलते रहता है, और बट कॉन्सेंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इक्विलिब्रियम तो हमारा चल रहा है, कॉन्सेंट्रेशन तो वही रहेगा, 200 और 100 रुपए रहेगा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम हमारा डायनामिक इन नेचर होता है। डायनामिक इन नेचर
हम लोग जो फिजिक्स में इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं वो हमारा स्टैटिक इन नेचर होता है। सपोज कीजिए आप यहाँ पे दो स्टूडेंट यहाँ पे खड़े हैं, इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है। इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम जब एस्टैब्लिश हो जाएगा तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम होगा। ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम होगा, ये फिजिक्स की बात है, हम लोग यहाँ केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। तो आप लोग एक बात याद रखिए, हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे हमेशा इक्विलिब्रियम की बात जब भी करेंगे वो डायनामिक इन नेचर होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा और उनकी कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कांस्टेंट होगी। नोट करते चलिए जाइएगा, नोट करते रहिएगा आप लोग। अब बात करते हैं, ये बात हुई इक्विलिब्रियम की। अब बात करते हैं, थोड़ा सा फोकस हम लोग डाल लेते हैं केमिकल रिएक्शंस में। केमिकल रिएक्शंस बोले तो ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड। केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं तो केमिकल रिएक्शंस क्या होता है? ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। अगर जहां ओल्ड बॉन्ड टूटे और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो उसको हम लोग केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। तो हम लोग ये लिख सकते हैं, पॉइंट देके लिख लीजिए, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। दो तरह का रिएक्शन होता है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है और एक हमारा इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। इन दोनों का डिफरेंस हम देख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स है, नोट कर लीजिएगा। इन दोनों का डिफरेंस अभी हम देख लेते हैं। डिफरेंस देखिएगा इन दोनों का, रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन। सबसे पहले रिवर्सिबल रिएक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं डबल एरो से। डबल एरो से रिवर्सिबल रिएक्शन को डिनोट करेंगे, इरिवर्सिबल रिएक्शन को सिंगल एरो से डिनोट करेंगे। एक एरो हमारा और भी होता है, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो। ये एरो कहाँ हम लोग यूज करते हैं? ये एरो हम लोग रेजोनेंस में यूज करते हैं। जब हम लोग दो मॉलिक्यूल में रेजोनेंस दिखाते हैं तब इस एरो का यूज करते हैं। तो इसका बात ध्यान रखिएगा, ये एरो और ये एरो अलग है, इसलिए कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को, यहाँ पे आप लोग गलती कर जाते हो। दूसरा पॉइंट देखते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन के केस में क्या होता है? रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बनता है और आफ्टर सम टाइम क्या होता है कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं रिएक्शन कैन बी रिवर्स्ड, reaction can be reversed। और इरिवर्सिबल के केस में क्या होता है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो कांट बी रिवर्स। हैंडराइटिंग थोड़ी गंदी है क्योंकि मैं पहली बार ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा हूँ, धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ वो ठीक हो जाएंगे। अच्छा, और रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट में जा रहा है, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट में जा रहा है। रिएक्शन क्या है? बाई डायरेक्शनल। रिएक्शन हमारा बाई डायरेक्शनल है। बाई डायरेक्शनल होने की वजह से रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाता। जब भी कोई रिएक्शन होगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन वहां पे रहेगी, कभी भी रिएक्टेंट पूरा कंज्यूम नहीं होगा प्रोडक्ट में। इसका यह मतलब है कि रिएक्शन नेवर गो टू कंप्लीशन, नेवर गो टू कंप्लीशन। यूनिडायरेक्शनल है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट चला जाएगा, यूनिडायरेक्शनल है मतलब रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन। यूनिडायरेक्शनल होने की वजह से ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, गो टू कंप्लीशन। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन के। तो एग्जांपल्स की बात करते हैं तो हम लोग फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया देखते हैं। हैबर्स प्रोसेस के थ्रू अमोनिया बनाया जाता है, बहुत फेमस रिएक्शन है ये। अब मैं आप लोग को जो बता रहा था कि कॉमन मिस्टेक्स जहां आप लोग करते हो वो यहाँ है कि आप इक्वेशन तो लिख देते हो बट उसे कभी बैलेंस नहीं करते हो। और इक्विलिब्रियम में पढ़ा रहा हूँ और मैं सही बता रहा हूँ, अगर इक्विलिब्रियम में अगर आप इक्वेशन बैलेंस नहीं करोगे तो आपका रेट कांस्टेंट भी गलत आएगा, आपकी कॉन्सेंट्रेशन भी गलत आएगी और बिल्कुल क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपको कंसेप्ट होने के बाद भी। तो ये कॉमन मिस्टेक है, आपको पता है, बात आप भूल जाते हो, तो इसे रेड अलर्ट करके लिख लेना। रेड अलर्ट में डाल लेना इक्वेशन बैलेंस करना। रेड अलर्ट में मैं बता रहा हूँ, रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट में लेना इक्वेशन बैलेंस करना। तो चलिए इक्वेशन बैलेंस कर लेते हैं।
इक्वेशन हमने बैलेंस कर ली। दूसरी मिस्टेक आप लोग करते हो कि आप लोग फेज नहीं लिखते हो, ये गैसियस में है, सॉलिड में है या फिर लिक्विड में है। और इक्विलिब्रियम में हम लोग को ये लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि हम सॉलिड कंपाउंड को इक्विलिब्रियम में कंसिडर नहीं करते हैं। तो हम लोग लिखते हैं फेज हमें लिखना है रिएक्शन का। तो ये क्या है, नाइट्रोजन हमारा गैसियस में, हाइड्रोजन भी गैसियस में और ये भी हमारा गैसियस में। तो ये हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ये हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन है। एक और देख लेते हैं, PCl5 कन्वर्ट हो रहा है PCl3 में गैसियस Cl2। क्वेश्चन देख लीजिएगा, बैलेंस है बिल्कुल। अब बात करते हैं इरिवर्सिबल की एग्जाम्पल की, हम लोग बात करते हैं इरिवर्सिबल में क्या होता है कि कंबशन रिएक्शन बोल सकते हैं। अगर आप कोयले को जला देते हो, राख बन जाती है, वापस राख से फिर कोयला नहीं बना सकते हो। तो कंबशन रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन। इक्वेशन लिख लेते हैं, मीथेन को जब हम लोग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न करते हैं क्या मिलता है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। इक्वेशन बैलेंस कर लेते हैं, दो ऑक्सीजन, एक यहाँ पे ऑक्सीजन, तो फिर ऑक्सीजन बैलेंस हो गई हमारी, 4 ऑक्सीजन, 2 और 2 4, हाइड्रोजन 4। ओके, एक रिएक्शन हम लोग और बोल सकते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन होता है पीपीटी बनने के बाद आप रिएक्शन को रिवर्स नहीं कर पाते हो। एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं KNO3 प्लस AgNO3 और KCl को अगर हम लोग ले लेते हैं तो क्या बनता है, AgCl का प्रिसिपिटेट बनता है अपना और AgCl का और KNO3 बनता है, AgCl का प्रिसिपिटेट बनता है। ये रिएक्शन कभी भी वापस इस डायरेक्शन में नहीं जा सकती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। वीडियो को स्टॉप करके अगर आपको डेफिनेशन ये डिफरेंसेस लिखने हैं तो आप लोग लिख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बात हो गई रिएक्शंस की। अब हम थ्योरेटिकली तो बोल देते हैं कि हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है, पर भैया ये तो केमिस्ट्री है, यहाँ पे थ्योरेटिकल कुछ भी नहीं चलता, यहाँ सब प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ता है हमें। तो हम लैब में कैसे पता करेंगे कि हमारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम को अटेंड हो चुका है। ऐसे देखना तो बहुत आसान है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो गया, लिखने के लिए तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे। तो बहुत सारे पैरामीटर्स आते हैं, प्रेशर आता है, कलर आता है, जिसको हम ऑब्जर्व करके कह सकते हैं कि हमारा इक्विलिब्रियम अटेंड हो चुका है। तो आगे हम वही पढ़ने जा रहे हैं कि हमें पता कैसे चलेगा लैब में कि कोई इक्विलिब्रियम अटेंड हो चुका है। तो नया टॉपिक लिखिए, कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट। कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट का टॉपिक लिखिए आप लोग। कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट। पता कैसे चलेगा कि इक्विलिब्रियम स्टेट हो चुका है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जब डिकम्पोज होता है सॉलिड फॉर्म में होता है, जब डिकम्पोज होता है तो हमारा बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, गैस फॉर्म में होता है हमारा। ओके, इसको हम लोग एक रिएक्शन चैम्बर में रिएक्ट करवाते हैं। एक फर्नेस समझ लीजिए कि उसमें डाल के हम लोग इसका रिएक्शन करवा रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि ये हमारा सॉलिड कंपाउंड है, इसके प्रेशर को हम लोग को नहीं देखना है। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे गैसियस फॉर्म में है, इसके प्रेशर को हम लोग देखेंगे। यहाँ से हम लोग एक मैनोमीटर कनेक्ट करते हैं, एक मैनोमीटर यहाँ से हम लोग कनेक्ट करते हैं। मैनोमीटर होता है कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेशर को मेजर करने के लिए, किसी भी गैसियस सब्सटेंस का जो प्रेशर को हम लोग मेजर करते हैं उसको हम लोग मैनोमीटर से करते हैं। तो आफ्टर सम टाइम हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो मैनोमीटर में क्या होता है कि प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है। प्रेशर कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, रिएक्शन मैंने क्या बताया था, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन हमारी कांस्टेंट हो जाएगी। तो जब प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट हो गया तो इसका ये मतलब है कि हमारा इक्विलिब्रियम अटेंड हो चुका है यहाँ पे। तो हम लोग प्रेशर को ऑब्जर्व करके कह सकते हैं कि हमारा इक्विलिब्रियम अटेंड हो चुका है। तो इक्विलिब्रियम अटेंड जो हुआ है, इक्विलिब्रियम अटेंड जो हुआ है हमारा वो बाय ऑब्जर्विंग द कांस्टेंसी ऑफ प्रेशर। प्रेशर को ऑब्जर्व करके हम कह सकते हैं
कि हमारा इक्विलिब्रियम अटेंड हो चुका है। नोट करते चले जाइएगा। एक और एग्जांपल मैं दूंगा ताकि कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो। इसको आप लोग स्टॉप करके लिख लीजिएगा। दूसरा एग्जांपल लेंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड कंबाइन करके, आयोडीन कंबाइन करके हाइड्रोजन आयोडाइड का फॉर्मेशन करेगा। वहां पे हम कलर का बताएंगे कि कलर थोड़ी देर में कांस्टेंट हो जाएगा, तो कलर से हम बता सकते हैं कि इक्विलिब्रियम अटेंड हो चुका है। चलिए देखते हैं। हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म में होगा, आयोडीन होगी हमारी, हाइड्रोजन आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक, अब यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे क्या होगा, जो उसका कलर होगा ना वो डीप वायलेट होता है, और ये हमारा जो होता है ये कलरलेस होता है। तो जब हम रिएक्शन स्टार्ट नहीं करते तो हमारे पास क्या होता है कि बहुत ज्यादा इंटेंसिटी में वायलेट कलर होता है। जैसे जैसे रिएक्शन आगे की तरफ प्रोसीड करता है, हमारा क्या होता है कि डीप वायलेट कलर कन्वर्ट होता है कलरलेस में, मतलब इंटेंसिटी ऑफ कलर कम होती है। एक टाइम आता है जब हमारे रिएक्शन में क्या होता है कि हमें जब दिखता है कि हमारी इंटेंसिटी ऑफ कलर कांस्टेंट हो गई है, तब हम कह सकते हैं कि हमारा इक्विलिब्रियम अटेंड हो चुका है। तो हियर इक्विलिब्रियम इज अटेंड बाय ऑब्जर्विंग द कांस्टेंसी ऑफ कलर। कांस्टेंसी ऑफ कलर में पूरा नहीं लिख रहा हूं, बार बार कांस्टेंसी ऑफ कलर को ऑब्जर्व करके हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेंड हो चुका है। तो ये कुछ पैरामीटर्स है जिससे हम लोग कह सकते हैं कि हमारा इक्विलिब्रियम अटेंड हुआ है। अब हम लोग आगे बात करते हैं, कुछ ग्राफ्स हम लोग देख लेते हैं। इक्विलिब्रियम स्टेट का ग्राफ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस एग्जाम में पूछ लेते हैं। 4 ग्राफ दिए हुए रहते हैं, पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा ग्राफ इक्विलिब्रियम को शो करता है, कि जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। अगर हम ग्राफ पहले बनाते हैं, वाई एक्सिस पे हम लोग रेट ऑफ द रिएक्शन लेते हैं। चलिए देखते चलिएगा, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। रेट ऑफ रिएक्शन है हमारा, वाई एक्सिस पे रेट ऑफ रिएक्शन है हमारा, इधर हम टाइम को लिखते हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, पहले जो आर एफ है जो हम लोग बोल रहे हैं, तो क्या होता है, पहले वो घटेगा इस तरीके से। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा, जैसे जैसे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन घटेगा, रिएक्शन हमारा प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट की साइड भी तो आएगा, तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी धीरे धीरे बढ़ेगा, तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी बढ़ेगा। एक पॉइंट आएगा जब हमारा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। इसी पॉइंट को और ये यहाँ से हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा इक्विलिब्रियम अटेंड हो चुका है। आर एफ इक्वल्स टू आर बी। अगर हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच में भी प्लॉट करते तो ग्राफ बिल्कुल सही है। अगर मैं यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ले लेता हूं और यहाँ पे मैं अगर टाइम ले लेता हूं, तो अगर कॉन्सेंट्रेशन के रेस्पेक्ट में अगर देखते हैं, तो बिल्कुल सही है। ये रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है, ये प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है। यहाँ पे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन हो गई है, वो कांस्टेंट है। देखो मैं पहले जो बता रहा था, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल नहीं होती, कांस्टेंट होती है। तो इट मे बी इक्वल और इट मे नॉट बी इक्वल, ये जरूरी नहीं है। हाँ, इस ग्राफ में हमारी इक्वल दिखा रही है, पर एक और हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, उसमें हमारी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल नहीं होगी। चलिए मैं दूसरा ग्राफ प्लॉट करता हूं। अगर मैं दूसरा ग्राफ प्लॉट करता हूं कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच में, सपोज करो y एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेशन, x एक्सिस में टाइम। ओके, अगर हम इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारा क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी कॉन्सेंट्रेशन होती चली जाएगी इस तरीके से, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन हमारी बढ़ेगी। सो क्या होगा, जब हम इसको बैक साइड ऐसे ऐसे करके जब ड्रॉ करते हैं तो क्या देखते हैं कि हमारी ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये इक्वल हो चुकी है। कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो चुकी है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन इक्वल नहीं हो चुकी है, मतलब ये कभी घटेगी नहीं बढ़ेगी, कांस्टेंट हो चुकी है। और यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हमारा इक्विलिब्रियम अटेंड हो चुका है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रिएक्टेंट नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट बट कांस्टेंट है, कांस्टेंट है यहाँ पे। ओके, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कांस्टेंट तो होगा, वो इक्वल भी हो सकता है, मे बी इक्वल और मे नॉट बी इक्वल।
अब मैं एक चीज और बताऊंगा। अगर सपोज करो हमारा अगर ग्राफ अगर आता है, अगर मान लो यहाँ पे रेट ऑफ द रिएक्शन और टाइम लिखा हुआ होता है, अगर मान लो यहाँ पे रेट ऑफ द रिएक्शन लिखा हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम लिखा हुआ है, तो ये ग्राफ बिल्कुल गलत है। आप लोग वाई एक्सिस को जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई ग्राफ देख के चले जाते हैं और अगर पेपर में अगर आ जाता है तो हम एक्साइटमेंट में क्या करते हैं, उसे टिक कर देते हैं और एक्साइटमेंट में हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये कॉमन मिस्टेक है कि आप लोग देखते नहीं हो वाई एक्सिस में क्या है, रेट ऑफ द रिएक्शन या कॉन्सेंट्रेशन, ये बिल्कुल देखिएगा, क्योंकि ये वाले ग्राफ में कॉन्सेंट्रेशन हो या रेट ऑफ रिएक्शन हो, ग्राफ बिल्कुल सही है, बट यहाँ पे अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेते हैं तो ये ग्राफ बिल्कुल ही गलत है। ये कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच में एक ग्राफ और मैं बता देता हूँ ताकि इंटरेस्ट में आए तो आप लोग के लिए क्लियर हो, माइंड में बहुत अच्छे से देखिएगा। सपोज कीजिए हमारा फिर से कॉन्सेंट्रेशन और टाइम में ले लेता हूँ, ग्राफ प्लॉट करता हूँ। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे घट रही है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ रही है। एक पॉइंट आएगा जब हमारा रेट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी, और इस पॉइंट पे जैसे लोग यहाँ पे ऐसे करके इसको जब ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, तो हमारे क्या देख रहे हैं कि ये तो तुम्हारी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे भी कांस्टेंट कंसंट्रेशन हो गई है, तो हम लोग कह सकते हैं ये ग्राफ भी हमारे इक्विलिब्रियम को दिखा रहा है। ठीक है, तो पेपर में ऐसे ही आएगा, 4-5 ग्राफ दिए हुए रहेंगे, 4 ग्राफ दिए हुए रहेंगे, वहां आपसे पूछा जाएगा कौन सा ग्राफ इक्विलिब्रियम को शो करता है। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, वाई एक्सिस को देखिएगा कि वाई एक्सिस पे क्या दिया हुआ है। नोट कर लीजिएगा स्टॉप करके। तो हमें ऐसे पता चलता है कि हमारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम को अटेन हो चुका है। चलिए अब कुछ पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि बहुत जरूरी है। अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 2-3 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो मैं थोड़ी बहुत थ्योरी से लिखा रहा हूँ ताकि आप बोर्ड की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, जो बोर्ड वाले बच्चे हैं वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी अपना नोट्स बनाते चलिए ताकि आप लोगों को काम आए। क्योंकि जब भी कोई इंटरेस्ट देने जाते हो तो ये बुक पलटना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता कि आप बुक को पलट के देखो, तो हैंडी नोट्स रहेंगे तो आप बिल्कुल देख पाओगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, तो मैं सबसे पहले बता चुका हूँ, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा इस टॉपिक पे। फिर मैं बता चुका हूँ, जल्दी नोट करते चलिएगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट में हम लोग बोल सकते हैं रिएक्शन हमारा डायनामिक होता है, डायनामिक इन नेचर। केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर, डायनामिक इन नेचर हम लोग बोल सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या देखा है हमने, थर्ड पॉइंट हमने देखा है कि जब हमारी जो भी पैरामीटर्स होते हैं, प्रेशर और कलर, मतलब ऑब्जर्वेबल पैरामीटर्स लाइक प्रेशर, ऑब्जर्वेबल पैरामीटर्स लाइक प्रेशर और कलर बिकम्स कांस्टेंट। जब हमारा प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, कलर की इंटेंसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, तब हम लोग कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है। तो यही बात है। और कांसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट में भी आप लोग ये डेफिनेशन लिख लीजिएगा कि व्हेन ऑब्जर्वेबल पैरामीटर्स लाइक प्रेशर एंड कलर विल नॉट अंडरगो एनी नोटिसेबल चेंज, जब वो चेंज नहीं होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि कांसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है। तो आप लोग उसमें वो डेफिनेशन लिख लीजिएगा, मैं लिखना भूल गया था। फोर्थ पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि हमारा जो इक्विलिब्रियम होता है वो हमारा इक्विलिब्रियम आइदर रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट कैसे भी अटेंड कर सकते हैं। मतलब इक्विलिब्रियम कैन बी अटेंड फ्रॉम ईदर डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम कैन बी अटेंड फ्रॉम आइदर डायरेक्शन। मैं एग्जाम्पल के साथ इसको बताऊंगा। सपोज आप लोग कोई रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम लोग रिएक्टेंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं और प्रोडक्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग कंपाउंड आप लोग रिएक्टेंट ही लो और स्टार्टिंग कंपाउंड आप लोग प्रोडक्ट भी लो, आप लोग कैसे भी ले सकते हो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ, तो लिख लीजिएगा। इसको मैं और कैरेक्टरिस्टिक्स बताने वाला हूँ। इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग को बताता हूँ। एक ग्राफ आएगा, वो ग्राफ मैं बता देता हूँ आप लोग को, इम्पोर्टेंट ग्राफ है, कई बार पूछ लिया जाता है।
ठीक है। तो एक 4th पॉइंट में देखिए लिखेगा, एक हमारा रिएक्शन है, वही वाला रिएक्शन ले लेते हैं, छोटा रिएक्शन है, दिक्कत नहीं है, 2HI। बैलेंस कर लीजिएगा, अगर मैं पिछले इक्वेशन में बैलेंस अगर नहीं किया हूँ तो आप लोग बैलेंस कर लीजिएगा। एक ग्राफ अगर प्लॉट करते हैं हम लोग इस तरीके से, इधर हम लोग लिखते हैं कॉन्सेंट्रेशन, इधर भी हम लोग लिखते हैं कॉन्सेंट्रेशन, इधर हम लोग टाइम लिख देते हैं। ओके, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। सपोज ये हमारा रिएक्टेंट है, इधर ये हमारा रिएक्टेंट है, ये हमारा प्रोडक्ट है। क्या हो रहा है कि हमारा जो स्टार्टिंग कंपाउंड है, समझ लो H2 + I2, ये क्या हो, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। ये जैसे जैसे खत्म हो रहा है, हाइड्रोजन आयोडाइड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है। तो एक पॉइंट यहाँ पे आएगा, वही ग्राफ पे पहला वाला है, यहाँ पे देखो कॉन्सेंट्रेशन इन दोनों की कांस्टेंट हो गई है, मतलब इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है। यही काम अगर हम प्रोडक्ट की तरफ से करते हैं, अगर हम हाइड्रोजन आयोडाइड को ले लेते हैं और हाइड्रोजन आयोडाइड को अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है कि HI, ये हाइड्रोजन आयोडाइड, HI की कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे घटेगी इस तरीके से। तो और H2 + I2 की, ये H2 + I2 की हाइड्रोजन और आयोडीन की कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ेगी। ऐसे करके यहाँ पर भी एक पॉइंट आएगा जो इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है। तो मतलब या तो तुम रिएक्टेंट की तरफ से बढ़ो या तुम प्रोडक्ट की तरफ से बढ़ो, हमारा इक्विलिब्रियम तो अटेन होगा भैया, इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है। ओके, तो 4th पॉइंट ये, चलो 5th पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। 5th पॉइंट हमारा ये कहता है कि इक्विलिब्रियम जो भी हमारा होगा वो तुम्हारा ओपन वेसल में नहीं होता कभी भी, वो तुम्हारा क्लोज चैम्बर में होगा। ओपन वेसल में कभी भी इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो सकता, ये बहुत बड़ी कंडीशन है इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम को हमेशा क्लोज कंटेनर में ही अटेन किया जा सकता है। तो 5th पॉइंट में अपना यही है, एक एग्जांपल के साथ बताऊंगा। 5th पॉइंट में क्या है, इक्विलिब्रियम अटेन्ड ओनली इन क्लोज्ड वेसल। मैं पूरा थ्योरी नहीं लिख रहा हूँ, मैं पॉइंट टू दी पॉइंट लिख रहा हूँ। आप लोग अगर नोट्स बनाते हैं तो आप लोग बना लीजिएगा, मैं टाइम को देखते हुए बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, उतना लिखना पॉसिबल नहीं है। तो हमारा क्लोज वेसल में इक्विलिब्रियम अटेंड होगा। मैं एग्जांपल के साथ आपको बता दे रहा हूँ। देखो क्या होगा, अगर ये हमारा चैम्बर अगर क्लोज नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा CO2 का जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा बन रहा है वो हमारा गैसियस फॉर्म में है। तो क्या होगा कि अगर हम क्लोज चैम्बर में नहीं अटेंड करवाते हैं इक्विलिब्रियम को, तो क्या ये स्केप कर जाएगा ना, ये स्केप कर जाएगा। तो क्या होगा कि हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन पे ही बढ़ते चला जाएगा, वो कभी रिवर्स बैक हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि क्लोज चैम्बर में हम लोग इक्विलिब्रियम अटेंड करवाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है कि अगर हम कोई कैटलिस्ट कोई इक्विलिब्रियम पे डालते हैं तो इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर इक्विलिब्रियम, क्योंकि डज नॉट अल्टर इक्विलिब्रियम क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की जो रेट होती है वो इक्वली डायरेक्शन में मतलब बढ़ती है। अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अगर कोई कैटलिस्ट +x से करता है तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी वो +x से ही इंक्रीज करेगा। तो हमारा इक्विलिब्रियम कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट हाँ, एक बात है कि इक्विलिब्रियम हमारा जल्दी अटेंड हो जाएगा। अगर इक्विलिब्रियम अटेंड होने में हमारा 30 मिनट्स लग रहा था, कोई रिएक्शन मान लो इक्विलिब्रियम अटेंड होने में 30 मिनट्स लगा रहा था, तो हमारा कैटलिस्ट डालने से क्या हो सकता है, मे बी वो 20 मिनट्स में रिएक्शन अटेंड कर जाए, इक्विलिब्रियम को अटेंड कर जाए। तो इक्विलिब्रियम हमारा जल्दी अटेंड हो जाएगा, बट हमारा इक्विलिब्रियम पे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन वो तुम्हारी बराबर ही होगी, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसा बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन है कोई भी चैप्टर की, मैं बिल्कुल ग्राउंड लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ। इस वीडियो को कोई भी देख सकता है, जो अभी 10th करके 11th में गए हैं बच्चे वो भी देख सकते हैं, जो जैम की तैयारी कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग हिंदी मीडियम बोर्ड से आते हैं जिनका कंसेप्ट उतना क्लियर नहीं हो पाता है, तो उनके लिए बहुत इफेक्टिव है ये कि मैं बहुत ग्राउंड लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ।
तो आप ग्रेजुएशन में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, पता नहीं वहाँ पे मतलब ग्राउंड लेवल से वो लोग स्टार्ट नहीं करते, वो एज्यूम करते कि आप 11वीं 12वीं में ये पढ़ के आ चुके हैं, और बहुत बच्चों के पास इतना स्कोप नहीं होता कि वो ये सब चीज़ें पढ़ें। तो अब टॉपिक की मेन पॉइंट स्टार्ट होता है, जहाँ से हमारे न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट हो जाएंगे। तो बात करते हैं लॉ ऑफ मास फ्रैक्शन की बात करते हैं। एक तरह से बोला जाए तो ये जान है केमिकल इक्विलिब्रियम की, इसके बिना कुछ है ही नहीं, ये जान है केमिकल इक्विलिब्रियम की, ठीक है। तो अब इस कोई जनरल रिएक्शन ले लेते हैं, कोई जनरल रिएक्शन हम ले लेते हैं, ए मोल्स ऑफ ए बन रहा है, बी मोल्स ऑफ बी बन रहा है, ठीक है, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो लॉ ऑफ मास फ्रैक्शन 1864 में डिस्कवर हुआ था। ये क्या कहता है, हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन is directly proportional to the product of the reacting species. Product of the reacting species each raised to their stoichiometric coefficient. Each raised to their stoichiometric coefficient. जो stoichiometric coefficient होगा वो उसके पावर में चला जाएगा, ठीक है। ये हमारा लॉ ऑफ मास फ्रैक्शन कहते हैं। जब हम ये हटाते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं जब, तो हमारा एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है कि जिसको हम रेट कांस्टेंट बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। इस लॉ की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इस लॉ की हेल्प से हम लोग लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम को डिराइव करते हैं। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम से हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की ये सब की वैल्यू निकालते हैं। तो धीरे धीरे न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, और आज हम लोग एक दो न्यूमेरिकल से कर ही लेंगे अगर टाइम परमिट करेगा तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, एक सेकंड में देखता हूँ वीडियो बन रहा है कि नहीं, एक सेकंड रुक के। वीडियो फ्रेम हो रहा है। न्यूमेरिकल पोर्शन हम लोग इस टॉपिक का अगले बार करेंगे, आज टाइम नहीं है। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में बता देता हूँ आप लोगों को। तो सपोज कोई जनरल रिएक्शन लिखते हैं, ए मोल्स ऑफ ए, बी मोल्स ऑफ बी, हमारा बन रहा है सी मोल्स ऑफ सी, डी मोल्स ऑफ डी, ठीक है। हम लोग रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को आर एफ से डिनोट करते हैं, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को आर बी से डिनोट करते हैं। तो हम लोग रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉ ऑफ मास फ्रैक्शन की हेल्प से मैं कर रहा हूँ, directly proportional to the product of the reacting species each raised to their stoichiometric coefficient। जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो यहाँ kf लिखते हैं, kf को नोट करते हैं kf कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी लिखते हैं। जब हम लोग रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन लिखेंगे तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टिंग स्पीसीज ये हो गई, जब रिएक्शन हमारा इधर की तरफ बढ़ेगा तो हम लोग लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ C और D और each raised to their stoichiometric coefficient। जब सिमिलर वे में जब इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो Kb लिखते हैं बैकवर्ड के लिए, P फॉर बैकवर्ड, ठीक है। और हम लोग इक्विलिब्रियम पे क्या पढ़े हैं, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। हमारा इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होता है हमारा। तो इन दोनों को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वल कर देते हैं, तो Kf A concentration B इक्वल कर देते हैं, इक्वल करते हैं तो Kb C D की पावर D, ठीक है। Kb को नीचे की तरफ ले आओ, Kb इक्वल्स टू Kb, Kf इक्वल्स टू Kb, और Kf बाई Kb को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Kf बाई Kb को हम लोग लिख सकते हैं एक अनदर कांस्टेंट, क्योंकि वो भी कांस्टेंट है। तो Kf बाई Kb को हम लोग कैपिटल K लिख सकते हैं, वही हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, ठीक है। नोट करते चले जाइएगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। Kf बाई Kb को हम लोग लिखते हैं, Kf बाई Kb को हम लोग K से लिखते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे थे, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन D की पावर D, C की पावर C, A की पावर A और B की पावर B।
अब हम लोग यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन लिए हैं इसलिए हम Kc लिख देते हैं, ठीक है। ये हमारा होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्वेशन, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ईच रीच टू देयर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। यहाँ पे प्लस नहीं है, आप लोग याद रखिएगा, बहुत बच्चे मिस्टेक्स कर जाते हैं, यहाँ पे प्लस लगा के आ जाते हैं, ये प्रोडक्ट में है, ये प्रोडक्ट में है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, इसके न्यूमेरिकल्स कराऊंगा प्रैक्टिस आप लोगों को, ठीक है। तो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग मी एंड अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई भी अगर डाउट्स हो रिगार्डिंग माय टॉपिक तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरा एक फेसबुक पेज भी है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आप पे कोई फ़ोटो वाले डाउट्स हैं, अगर कोई कहीं से अगर फोटो है, किसी बुक की फ़ोटो है, तो वो आप मुझे फेसबुक पेज के थ्रू भेज सकते हैं, मैं आपका डाउट्स क्लियर कर दूँगा। थैंक यू।